हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंग्स इन्वेस्टमेंट। स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो देखिए, आज फिर आया हूँ मैं एक नए स्टॉक के साथ, और वही स्टॉक मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं इसके सारे रिस्क फैक्टर्स और सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, और लास्ट में समरी दे के जाऊँगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए सही है या नहीं है। मैं पूरे के पूरे 365 दिन तक ऐसे वीडियो लेकर आता हूँ, और अगर आपको ऐसे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो को मजबूत बनाएगा या फिर आपके पोर्टफोलियो को वीक होने से बचाएगा। तो दोस्तों, आज के स्टॉक का नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, IRFC, जिसकी स्थापना 12 दिसंबर 1986 को हुई थी, और यह एक नवरत्न में शामिल है PSU स्टॉक, जो कि भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य काम है घरेलू व विदेशी बाजार से फंड जुटाना, फिर उस फंड का उपयोग रेलवे की संपत्ति को ऋण या लीज देने पर काम करना। यह मॉडल है IRFC उधार लेकर भारतीय रेलवे को लीज पर देती है। इससे लंबे समय तक नियंत्रित आय प्राप्त होती रहती है, और वित्तीय रूप से इसका मार्केट कैप लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। अब देखिए, ये इंटरेस्टिंग क्यों है। तो भारत में रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज विस्तार हो रहा है, इसका बिजनेस मॉडल स्थिर है, और साथ ही साथ इस विशिष्ट क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कम है, यानी कि कंपटीशन बहुत कम है। भारत सरकार द्वारा अधिकांश हिस्सेदारी यानी कि 86% रखी गई है, जिससे कि भरोसा नियंत्रित रहता है। एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है गति शक्ति जैसे प्रोजेक्ट एंड नेटवर्क मॉनिटरिंग। इससे IRFC की भूमिका बढ़ सकती है। अब की पॉजिटिव्स की बात करूं मैं, तो देखिए, भारतीय रेलवे के साथ मजबूत संबंध है, जो कि अगर हर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें इसका इन्वॉल्व होना जरूरी हो सकता है। लंबी अवधि की लीड मॉडल से नकदी प्रवाह यानी कि कैश फ्लो और मनी रहेगा, और अगर लाभप्रदता संकेत अच्छे रहे तो ROC लगभग 12-13% और कर्ज संबंधी अनुपात डेब्ट टू इक्विटी नियंत्रित है। अब देखिए, हाल ही में 10,000 करोड़ के छूट बॉन्ड यानी कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड जारी करने की मंजूरी मिली है। यह संकेत है कि IRFC के पास फंडिंग क्षमता है। अब देखिए, हर एक स्टॉक में रिस्क होती है, और इस स्टॉक के भी रिस्क ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ब्याज दर व क्रेडिट मार्केट जोखिम हो सकता है। IRFC जैसे फाइनेंशियल्स के लिए फंडिंग लागत बहुत मायने रखती है। मार्जिन कम हो सकते हैं, क्योंकि पूरा के पूरा कंट्रोल यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ही है। बहुत हद तक सरकारी कैपेक्स निर्णयों पर निर्भर है। यदि रेलवे निवेश लीड में देरी हुई तो IRFC को असर हो सकता है। वैल्यूएशन पहले से अधिक लग सकता है यदि वृद्धि दर धीमी रहे। ROE अभी बहुत ऊंचा है। तो देखिए, अब फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें तो मार्केट कैप लगभग 1,55,600 करोड़ के आसपास है। PE अभी 22.8x है। PB लगभग 2.77x है। ROE करीब 12 से 13% है। ROCE कुछ कम 5.8% दिखी गई है। लाभांश शील्ड लगभग 1.3 है। जिन निवेशकों को आय उन्मुक्त रिटर्न चाहिए उनके लिए यह बहुत ऊंचा नहीं है। तो देखिए, अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स की। तो भारतीय रेलवे विस्तार यानी कि अधिक कोच वैगन लोकोमोटिव्स IRFC इन संपत्तियों को वित्त पोषित कर सकती है। रेलवे संपत्तियों का मोनिटाइजेशन, सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर व पब्लिक प्राइवेट भागीदारी पर ध्यान बढ़ाना। IRFC को डीप डिस्काउंट बॉन्ड जारी करने की मंजूरी मिली है। इससे फंडिंग लचीलापन बढ़ेगा। लॉजिस्टिक पोर्ट्स और मल्टी मॉडल फ्रेम जैसे क्षेत्रों में विविधीकरण, इससे लीज पोर्टफोलियो विस्तारित हो सकता है। अब देखिए, वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट थीसिस की बात करें तो यदि आप भारतीय रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कथा में विश्वास रखते हैं तो IRFC के माध्यम से उस वृद्धि का लाभ उठा सकते हैं। यह एक PSU है, सरकार समर्थित है, इसलिए उपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है। मूल्यांकन मध्यम आकार का है, लंबी अवधि में निवेशक के लिए उचित हो सकता है, लेकिन बेहद सस्ता नहीं है। इसलिए यह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हो सकता है, जैसे कि 3 से 5 साल के लिए। तो अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स को क्या मॉनिटर करना चाहिए, वो भी ध्यान देने की ज़रूरत है। रेलवे कैपेक्स घोषणाएं और दर्शाए गए नए लीज ऑर्डर्स क्या है। फंडिंग लागत और लीज यील्ड के बीच का अंतर, सरकारी नीति परिवर्तन, बॉन्ड जारी की रणनीति यानी कि डीप डिस्काउंट, जीरो कूपन्स बॉन्ड क्या हो रहा है। अब देखिए, मैं मेरे हिसाब से मेरी फाइनल समरी बताऊं तो यह भारत की रेलवे वित्त पोषक इकोसिस्टम के केंद्रीय भूमिका निभा रही है, सरकार समर्थन व स्थिर मॉडल के साथ।
तो उन निवेशकों के लिए बेहतर है जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वृद्धि देखना चाहते हैं पर सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का जोखिम नहीं लेना चाहते। लेकिन ध्यान रहे, जोखिम मौजूद है, मार्जिन, फंडिंग, लागत, नीति परिवर्तन या फिर कैपेक्स निष्पादन की जरूरत है। तो देखिए, ये एक फटाफट मुनाफा देने वाला विकल्प नहीं है, बल्कि अगर आप लॉन्ग टर्म या फिर आप पेशेंस के साथ यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इसे बाई करके। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मुझे पता है कि आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा पूरा रिसर्च के साथ बेस्ड था, जिसमें मैंने एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ इसकी ग्रोथ क्या होने वाली है, साथ के साथ इसके रिस्क क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सभी मैंने यहाँ पे रिसर्च के साथ आपको बताया है, ताकि आपका पोर्टफोलियो मजबूत रहे, उसे वीक होने से बचा जा सके। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप ऐसे स्टॉक से बच सके या फिर ऐसे स्टॉक से आप पोर्टफोलियो मजबूत कर सकें। थैंक यू। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, नए